तो आज से हम ये एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, स्पेशली एम डी कैट 2025 के लिए। क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने ये एक तरह से ख्वाहिश का इजहार किया था कि चैप्टर वाइज एम सी क्यूज़ अपलोड करें। और मैं इसमें जो मुझे मुनासिब लगा है, बाकी भी मैं मुख्तलिफ इसकी सीरीज़ में एम सी क्यूज़ में ऐड करूँगा चैप्टर वाइज, लेकिन मैंने यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल पिक किया है तो वो है पी एम सी के जो पेड टेस्ट थे उनकी चैप्टर वाइज यहाँ पर हम सोल्यूशन करेंगे। और इनमें यहाँ पर मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, ये ई प्रिपेयर की एक एकेडमी है जिन्होंने इनको कंपोज किया है चैप्टर वाइज। सो ये ज़ाहिर स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने काफ़ी हेल्पफुल है इस तरह से का मटेरियल। और इसमें यहाँ पर हम ये कोशिश करेंगे कि जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशंस, तो ज़ाहिर है यहाँ पर जिस तरह आपको ये टेक्स्ट नज़र आ रही हैं, लेकिन इसके लेफ्ट राइट पे अगर कोई पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस की, ठीक है, कोई वहाँ पर अगर स्टेटमेंट्स में या ऑप्शंस में ऐसी गलतियाँ थी वो भी मैं मेंशन करूँगा, ठीक है। और ओवरऑल ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा स्टूडेंट्स के लिए जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी इस साल एमडीकैट के लिए, चाहे वो फ्रेश हैं या रिपीट है। बिकॉज जो न्यू पॉलिसी है वो भी अभी तक लॉन्च तो नहीं हुई। उन्होंने पीएमसी ने, पीएमडीसी ने कोई मेंशन नहीं किया इसके बारे में। और मैं ये भी बताता चलूँ कि उस वक्त जहाँ पर ये एमसीक्यूज़ वहाँ पर पिक टेस्ट हुआ था, उस वक्त इसका पाकिस्तान मेडिकल कमीशन था, अभी उसका जो नाम है वो पीएमडीसी है। सो न्यू पॉलिसी में भी इनकी जो वो थी, अ, जो सजेशंस हैं वो यही हैं कि थोड़ा बहुत रिविजन है कोर्स में मे बी कि वो किस तरह से रिवाइज करते हैं, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। और साथ में जिस तरह से 2021 में टेस्ट हुआ था, एक प्रॉपर विंडो होगी कोई 15 से 30 डेज़ की, ठीक है। और उसमें जो तीसरी चीज़ है वो क्या है, टेक बेस्ड, मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड आपके पास टेस्ट होगा, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होगा स्पेसिफिक सेंटर्स में। सो वी क्विकली स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, फोर्स एंड मोशन। और इसमें यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, ठीक है, ये है acceleration in the simple pendulum is always, यहाँ पर इन्होंने जो स्टेटमेंट मेंशन की हुई है उसके मुताबिक जो ऑप्शंस हैं वो हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्टिंग नेगेटिव और इंडिपेंडेंट। तो अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की या सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन को जानते हो तो उसमें आपके पास यही इक्वेशन इसकी आती है, ए इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल इंटू एक्स, ठीक है। तो इसमें अब जो समझने वाली बात है वो क्या है कि ये जो एक्स है ये डिस्प्लेसमेंट है, ए इज एक्सेलरेशन, ठीक है। और इनके दरमियान दो किस्म के रिलेशंस हैं। एक तो इसमें आपको ऐसी चीज़ नज़र आती है कि अगर मैं इस ब्रैकेट के अंदर की टर्म को कांस्टेंट ले लूँ, और ज़ाहिर है ये है भी कांस्टेंट जी और एल की वैल्यू। सो इस तरह से एक तो रिजल्ट ये बनता है कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और साथ में ये नेगेटिव साइन भी है। सो इसमें ये आपको क्या नज़र आता है, अपोजिशन। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर शो करना चाहूँ कि ये ओ, ए, बी, ये तीन पॉइंट्स हैं जिसमें ओ जो है ये मीन पॉइंट है, ठीक है, ए और बी एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को इधर रखता हूँ, ठीक है, एक्स, तो एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास क्या होगी, उसकी डायरेक्शन ये होगी। और एग्जैक्टली अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यहाँ पर इस साइड पर रखता हूँ तो एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास इधर होगी, ठीक है। और ये इसका जो फाइनल आउटपुट है वो हमें इस इक्वेशन में नज़र आ जाता है। और इसमें ये दोनों चीज़ें नज़र आती हैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी रिलेशन आता है और एक्टिंग नेगेटिव भी आता है, ठीक है। सो इस लिहाज से यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें आपको ये दोनों बी और सी ऑप्शंस दोनों जो हैं वो क्या हैं, करेक्ट हैं। और ज़ाहिर है ऐसे क्वेश्चंस जो हैं नहीं होते एमसीक्यूज़ में जिसमें आपके पास दो ऑप्शंस ठीक होते हैं। तो इसमें जो मोस्ट प्रोबेबली फिफ्थ ऑप्शन होना चाहिए है वो ये होना चाहिए है कि ई ऑप्शन होगा और वहाँ पर लिखा होगा बोथ बी एंड सी। तो तब आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ये भी मैं बताता चाहूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये वेव्स एंड ऑसिलेशन
का जो इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है चैप्टर नंबर 7 और 8 को मिलाकर, और साथ में फोर्स एंड मोशन तो जाहिर है यहाँ पर मेंशन है ऑलरेडी, तो ये दोनों के रिलेशन में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और तीसरी बात जो है वो क्या है कि ये एक सिंपल रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके लिहाज से आपको ये इंफॉर्मेशन जो है पूछी गई है और आपने उसी के मुताबिक इसका जवाब देना है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है दैट एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, वेलोसिटी है और डिस्टेंस है, ठीक है। तो मैं इन सब का आपको बता देता हूँ। ज़ाहिर है रेट, टाइम रेट दिया गया, जिन्होंने तो टाइम रेट मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन भी तो आप ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता कि टाइम का आप कोई रेट निकाल रहे हो। जहाँ तक डिस्प्लेसमेंट के टाइम रेट का ताल्लुक है, डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, वो आपके पास आंसर आएगा वेलोसिटी का, ठीक है। अगर आप वेलोसिटी के चेंज की बात कर रहे हैं, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, वेलोसिटी टाइम के स्लोप से भी आपको ये चीज़ पता चलती है, एक्सेलरेशन। और इसी तरह से डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, अगर आप डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो उससे आपको मिलती है स्पीड। ये यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं कि ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है और ये स्पीड। सो इस तरह से करेक्ट ऑप्शन आपके पास आएगा ये वाला, ठीक है, वेलोसिटी, बिल्कुल ये वेलोसिटी वाला। लेकिन ये चीज़ आपको ज़ाहिर है चूँकि चैप्टर तो ऑलरेडी आपके पास क्लियर है कि तो यही फोर्स एंड मोशन वाला चैप्टर है, ठीक है। साथ में ये चीज़ मैं मेंशन कर दूं, अगेन इट्स अ रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं उन्हीं पेड टेस्ट्स के हिसाब से कंपाइल किए गए हैं, तो ऑलमोस्ट एक चैप्टर का बहुत सही तरह से आपके पास एनालिसिस आएगा क्वेश्चंस करने के बाद और उसकी सोल्यूशन का। इसी तरह से थर्ड की तरफ हम अप्रोच करते हैं दैट मास m1 हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 0 मीटर पर सेकंड एंड मास m2 हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। मास m1 m2 से बड़ा है, विच वन हैज़ लार्जर इंटीरियर। तो यहाँ ये जो इंटीरियर लिखा हुआ है दैट इज बेसिकली इनर्शिया। तो इनर्शिया के बारे में पूछा गया है m1 जिसकी वेलोसिटी 0 है, m2 जिसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है और m1 जो है वो m2 से ज़्यादा है। अब जाहिर है इनर्शिया जो है वो टोटली, जाहिर यहाँ पर लीनियर इनर्शिया की बात हो रही है, ये टोटली मैस डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर आप वेलोसिटी का जिक्र करते हैं तो वो बेसिकली मोमेंटम बन जाता है, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट से स्टूडेंट को इस चीज़ में कन्फ्यूजन डालने की कोशिश की है। तो क्योंकि ज़ाहिर है जब वो P1 की बात सोचता है कि उसकी वैल्यू तो ज़ीरो है और P2 की वैल्यू जो है वो तो नॉन ज़ीरो है, तो ऑब्वियसली P2 रिलेटेड है M2 से, तो वो कहेगा कि M2 के पास ज़्यादा इनर्शिया है। लेकिन यहाँ पर इनर्शिया जो है वो टोटली मैस डिपेंडेंट टर्म है और कंडीशन के मुताबिक M1 M2 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली M1 का इनर्शिया जो है वो M2 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। ये भी एक अच्छा, बहुत अच्छा क्राफ्टेड, एक वेल डिज़ाइन क्राफ्टेड, वेल क्राफ्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। और ये अभी अफसोस की बात है कि इस वक्त अभी जितने भी हमारे 2023 या 2024 में क्वेश्चंस किए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टैंडर्ड उनका डाउन था और मतलब एक तरह से स्टूडेंट्स की सही तरह से वो टेस्टिंग नहीं कर पाते हैं। आल दो इट्स अ सिंपल रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन बहुत अच्छी तरह से क्राफ्ट किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और भी चीज़ मैं बता दूं कि अगर वो मोमेंटम की बात पूछते तो जाहिर है मोमेंटम में कौन सी चीज़ जीतती, ये वाली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनर्शिया की बात हो रही है, सो वी हैव टू कीप थिंग्स माइंड्स फोकस्ड ऑन द मास फैक्टर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और मोमेंटम। तो जाहिर है रेट ऑफ चेंज ऑन डिस्प्लेसमेंट, या ऑलरेडी मैं अभी डिस्प्लेसमेंट के बारे साथ में डिस्टेंस का मेंशन कर चुका था। तो जाहिर है अगर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है तो ये आपके पास बनेगी वेलोसिटी, ठीक है। और अगर ये डिस्टेंस बाय टाइम होता तब हम किसकी तरफ अप्रोच करते हैं, स्पीड की तरफ। लेकिन चूंकि कंडीशन डिस्प्लेसमेंट की है तो ऑब्वियसली करेक्ट ऑप्शन भी हमारे पास क्या होगा, ये वाला वेलोसिटी वाला होगा, ठीक है। ये भी अगेन एक रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है। हमारे पास है द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड
एज, ठीक है, ये एट नहीं है, बल्कि ये बात सही है, एट यहाँ पर ठीक हो गया। ऑप्शंस आपके पास हैं पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंट एक्सेलरेशन, इंस्टेंट टाइम, एवरेज टाइम। तो यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूं कि अब जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ही बनती है, लेकिन जब हम एक लॉन्गर टाइम इंटरवल की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस वक्त हम जो वेलोसिटी डिफाइन करते हैं उसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और अगर हमारे पास ये टाइम जो है ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट इंटरवल हो, ठीक है, लाइक एन इंस्टेंट, सो उस वक्त हमारे पास जो टर्म आती है वो क्या होती है, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। सो इस वजह से आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये बनता है। यहाँ पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन ऑलरेडी मेंशन है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको उस करेक्ट ऑप्शन का पता तो चलना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक और उससे रिलेटेड बाकी डाटा जो है वो बहुत ज़रूरी है। दिस इज अगेन रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप मैथमेटिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ही डिफ़िकल्टी लेकर आएँ। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रिकॉल बेस्ड हो सकते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट इंक्लूड करके क्वेश्चन को मुश्किल से मुश्किल बनाया जा सकता है, या ऐसा स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि उसको अटेम्प्ट करने के लिए स्टूडेंट्स को माइंड यूज़ करना पड़े। सो मूविंग टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चन, एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट after completing a circle of 5 meter radius in 5 seconds. सो अब यहाँ पर ये चेक करें कि जो हमारे पास मेंशन किया गया है पॉइंट वो क्या है, वो ये है कि अब हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और उस सर्कल का जो डायमीटर है वो सॉरी रेडियस है वो 5 मीटर है। तो मिसाल के तौर पर आप यहाँ से पिक करें और ये 5 मीटर इसका रेडियस हो गया, ठीक है। टाइम इसने जो ऑब्जेक्ट ने लगाया है वो है 5 सेकंड। सो अब वो एवरेज स्पीड की बात कर रहा है। अब एवरेज स्पीड के लिए जो आपके पास फॉर्मूलेशन है वो ये है दैट v इज इक्वल टू अगेन s बाई टी। ये सिंबल अगर आप लगाते हैं, हालांकि यहाँ पर इस चीज़ में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, पूरा होल चक्कर लगा हुआ है तो ऑब्वियसली दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है, डिवाइडेड बाई टी। और ये पूरा चक्कर हो जाएगा तो पूरे चक्कर में आपके पास जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3.14, आर की वैल्यू है 5 मीटर और टाइम है जनाब 5 सेकंड्स, ठीक है। सो मेक इट सिंपल, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो जवाब आएगा इसको आप कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो आंसर है दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये होगा। लेकिन अब इस स्टेटमेंट में थोड़ी सी मैं मॉडिफिकेशन करता हूँ, स्पीड के बजाय मैं लिखता हूँ वेलोसिटी, तो जवाब बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, इट विल बी ज़ीरो। सो ऐसे आपको क्वेश्चंस को एनालाइज करना है कि वहाँ पर आपको लेफ्ट राइट सब चीज़ों के बारे में पता चले। इसी तरह से इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कंप्लीटिंग अ सर्कल में कंप्लीटिंग अ सर्कल के बजाय क्या कर दिया जाए, इसको हाफ सर्कल कर दिया जाता। सो हाफ सर्कल में फिर आपको ये 2 हटाना पड़ता, तो एस की वैल्यू फिर सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर होती, पाई आर के, ठीक है। लेकिन अगर हाफ सर्कल की हमारे पास डिस्कशन हो रही होती और सिचुएशन ऐसी होती कि हम ये रेडियस 5 मीटर है और ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करता यहां तक आता, ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा जाता, स्पीड नहीं बल्कि वेलोसिटी। स्पीड का तो मैंने बता दिया। तो वेलोसिटी के लिए अब आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वेलोसिटी के पास आपके लिए आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट है। ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा, और अब 10 मीटर को आपने टाइम पे डिवाइड करना होगा। सो ये 5 सेकंड जो भी टाइम आपको दिया हुआ है, तो उसी के मुताबिक आपका जवाब होता 2 मीटर पर सेकंड आपके पास जवाब आता। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन से बहुत सारे पाथ्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ कांस्टेंट मूविंग वी फ्रेम इन सेम डायरेक्शन इज। अब इस क्वेश्चन में सिंपल सी अप्रोच यूज की गई है
कि एक मूविंग फ्रेम है, लेट्स से, ठीक है, जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और उस एक ऑब्जेक्ट की इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ठीक है। सो इसके लिए अब सिंपल इक्वेशन आपके पास है एक्स एफ माइनस एक्स आई इज इक्वल टू वी टी, जो हम नॉर्मल इक्वेशन यूज़ करते हैं एस इज इक्वल टू वी टी की। और इसमें चूंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो मैं अगर एक्स एफ मालूम करना चाहता हूं तो ये वाली टर्म मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, इट विल बी वी टी प्लस एक्स आई, ठीक है। और आपके पास ये करेक्ट ऑप्शन जो है ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये पहले वाला जो इन्होंने टिक किया हुआ है। सो एक्स प्लस वी टी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, ये वाला जो इन्होंने करेक्ट किया हुआ है दिस वन एक्स माइनस वी टी, ये तब करेक्ट ऑप्शन होता जब हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाते हैं। और ये नेगेटिव साइन लगाने का मतलब क्या था कि ऑब्जेक्ट और फ्रेम जो है ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे होते हैं। सो यहाँ पर आपको आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब पता चल सकता है इस अंडरस्टैंडिंग के साथ। ये भी एक बेसिकली तो ये रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको क्राफ्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट टू रीच 20 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड इज। सो वी आई की वैल्यू आपके पास 0 आ रही है, वी एफ की वैल्यू 20 मीटर्स पर सेकेंड आ रही है और टाइम जो है 10 सेकेंड है। सो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है। यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारे पास होती है वी एफ माइनस वी आई बाई टी, ठीक है। तो ये हो जाएगी 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 10, तो 0 0 कैंसिल, मतलब 10 2 ज़ा 20, तो जवाब आ जाएगा 2 और हमारे पास फाइनल आंसर होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है इसी चैप्टर से और अच्छी तरह से बनाया गया है। ये भी हो सकता है कि रेस्ट के बजाय आपको कोई और स्पीड में दी जाए, तो यहाँ पर वी आई की वैल्यू फिर उस वक्त नॉन ज़ीरो होगी, ठीक है। और इसी तरह से ये डाटा जो है रिवर्स भी किया जा सकता है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो सकती है, इनिशियल नॉन ज़ीरो हो सकती है, तो उस वक्त एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास क्या होगी, नेगेटिव। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दैट व्हेन अ पार्टिकल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल देन वर्टिकल एक्सेलरेशन इज। तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं और एग्जैक्टली उसकी डायरेक्शन बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में ये बात जहन में रखें कि हमारे पास, तो इस सिचुएशन में अब अगर हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ये एक्सिस ड्रॉ करते हैं, लेट्स से आई टेक इट एज एक्स और ये वाई कंसिडर कर लें, तो इस लिहाज में ये अर्थ के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं बल्कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी दैट विल बी माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करने की ज़रूरत है कि अगर आप वाई पॉजिटिव और वाई नेगेटिव की बात करते हैं, जैसे कि पॉजिटिव किस वक्त हम लेते हैं जब वो अपवर्ड है और नेगेटिव आप तब लेते हैं जब वाई का एक्सिस डाउनवर्ड है किसी फिजिकल क्वांटिटी का। सो चूंकि जी की जो डायरेक्शन होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वो हमेशा क्या होती है, डाउनवर्ड होती है। सो कुछ टेक्स्ट्स में बल्कि प्रोजेक्टाइल मोशन के कन्वेंशन में भी इसको हमेशा क्या लिया जाता है, नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल जो कन्वेंशन हम अक्सर यूज़ करते हैं उसके लिहाज से हम ये कहते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी अप्रोच जो है, मोशन की डायरेक्शन वी जो है वो अपवर्ड है, ठीक है, तो जी तो हमेशा वैसे भी डाउनवर्ड है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी में क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। सो इस डिक्रीज की वजह से उसकी जी की वैल्यू को हम क्या ले लेते हैं, नेगेटिव। इसके मुकाबले में अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होती है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है। सो उस वक्त जी की डायरेक्शन जी का साइन जो है वो हम पॉजिटिव लेते हैं बिकॉज इट इज द इंक्रीज इन वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन इस प्रेजेंट सिनेरियो में जो कंडीशन अप्रोच की गई है वो उस लिहाज से -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका जवाब आएगा।
और ये जो कंडीशन है, ये चूंकि सिर्फ और सिर्फ ये अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल अप की बात की गई है, ठीक है, लॉन्च किया गया है ऊपर की तरफ, जाहिर है नीचे की तरफ हम कोई लॉन्च लॉन्च नहीं करते। सो इस वजह से यहाँ पर जो अप्रोच यूज़ करवाई गई है वो ये वाली करवाई गई है, और जाहिर है इसके मुताबिक फिर हमें नेगेटिव के आंसर की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। ये भी अगेन एक रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि इसमें डिटेल से कॉन्सेप्ट को यूज़ करना होता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ दी गई हैं। सो इसमें से एक ऑप्शन जो करेक्ट है उसकी तरफ हमें जाना पड़ेगा, एंड दैट इज़ द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज, तो एक यहाँ पर इन्होंने रियल फोर्स मेंशन किया हुआ है एक इन्होंने फ्रिक्शनल फोर्स मेंशन किया हुआ है, थर्ड जो है वो स्यूडो फोर्स है, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज है, ठीक है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो जाहिर है यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, लेकिन ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड तो एग्जैक्टली mv² बाई आर के बराबर है, बिकॉज इट्स एग्जैक्टली इक्वल टू दी सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नीट्यूड, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो इसका कोई ऐसा सोर्स नहीं है, ठीक है, जो किसी फिजिकल इंटरेक्शन या किसी फील्ड की वजह से ओरिजिनेट हो, ठीक है। और ये सोलली एक रोटेटिंग एंगुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रिवॉल्विंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको मिलता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लाइक आप इस ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर लें, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। या इसके मुकाबले में अगर मैं कोई दूसरी फिगर ड्रॉ करूं लाइक इस तरह से कि ये एक सिलेंडर ले लें, ठीक है, और इस सिलेंडर को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर दें, तो इसके अंदर मिसाल के तौर पर जो कोई लिक्विड पड़ा हुआ है दैट विल ट्राई टू गो टूवर्ड्स दी वॉल्स ऑफ दैट कंटेनर। और अब जाहिर है ये जो सोर्स है ये इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, या तो स्यूडो फोर्स कहते हैं, या फिर एक दूसरा नाम भी इसके लिए यूज किया जाता है, फ्रिक्शनल, ठीक है। सो ये एक फिक्टिशियस, सो अगर ऑप्शन आपके पास फिक्टिशियस आ गया तब ये करेक्ट ऑप्शन होगा। सो ये अनरियल टाइप फोर्स है, ठीक है। इट्स अगेन रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन, और ऑल दो ये फोर्स के लिहाज से तो जाहिर है ये इस चैप्टर का हिस्सा है, लेकिन एक्चुअली टॉपिक जो है ये बुक के अंदर कवर नहीं हुआ, ये फिर वहाँ पर एंगुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में, और उसमें ये बात आ जाती है सर्कुलर मोशन में। लेकिन फोर्स के लिहाज से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं दैट इट इज़ अ फोर्स एंड मोशन MCQ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, कंसिडर अ कार इज ट्रेवलिंग फॉर 1 आवर, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हैज द ग्रेटेस्ट एवरेज वेलोसिटी इन ईस्ट डायरेक्शन। तो दो बातों पर आपने यहाँ पर जहन लड़ाना है। वो क्या है कि एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन नहीं है, और दूसरी चीज़ जो है वो क्या है, ईस्ट। तो ये दो पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं। अब आप देखें ऑब्जर्वेशन क्या है, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं कि अ कार ट्रेवल्स 20 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, तो मिसाल के तौर पर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मैंने 20 किलोमीटर मेंशन कर दिया ईस्ट की तरफ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, कार ट्रेवल 60 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, देन टर्न अराउंड एंड ट्रेवल्स 40 किलोमीटर ड्यू वेस्ट। तो पहले ये क्या करता है, 60 किलोमीटर जाता है ईस्ट की तरफ, और फिर वापस आता है, और वापसी पर ये क्या करता है, ये 40 किलोमीटर। सो इसका मतलब ये है कि इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट 20 किलोमीटर हो गई, ठीक है। सो ये एग्जैक्टली इन दोनों का फर्स्ट और सेकंड का रिजल्ट आपके पास एक जैसा आएगा, बिकॉज वी आर डीलिंग विद एवरेज वेलोसिटी नॉट एवरेज स्पीड। तीसरी चीज़ क्या है, 70 किलोमीटर, कार ट्रेवल 70 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। अब तीसरी चीज़ में, तीसरी कंडीशन में ये आपके पास क्या है, 70 किलोमीटर है, ईस्ट की तरफ है। और फोर्थ में अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर ड्यू वेस्ट, ठीक है, ये 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, और फिर उसके बाद देन टर्न अराउंड एंड ट्रेवल्स 30 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। तो ये वापसी पर भी क्या करता है, 30 किलोमीटर करता है। सो जाहिर है इसकी जो नेट एवरेज वेलोसिटी है ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, ज़ीरो। इसकी
ज़ाहिर है जो इसकी वाली थर्ड वाले की जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, जितना भी टाइम उसने दिया हुआ है उसके मुताबिक आप उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और जाहिर है यहाँ पर आप टाइम को आपको दिया नहीं गया, लेकिन आपने वेलो डिस्प्लेसमेंट से चेक करना है। यहाँ पर 20 किलोमीटर नेट डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट अगेन 20 किलोमीटर है, यहाँ पर 70 है और यहाँ पर 0 है। सो इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी विंस, ठीक है। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जाहिर है स्टूडेंट को सोचने का मौका मिलता है, स्टेटमेंट्स को पढ़ने का मौका मिलता है, एंड दैट्स अ वेरी गुड रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए हैं जिनसे थोड़ा सा स्टूडेंट्स का जो है ना वो माइंड जो है सही तरह से चेक हो सके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज, ये तो खैर सिंपल सी क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ज़ाहिर है यहाँ पर ये चीज़ अपने जहन में रखें कि वेलोसिटी है या स्पीड है, दोनों के लिए जो यूनिट यहाँ पर यूज़ होगा वो मीटर पर सेकंड ही है। हाँ, अगर डिमेंशन की बात हो रही है तो उसके लिए दोनों के लिए LT-1 दोनों की डिमेंशन होगी, ठीक है। ये भी सिंपल रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है इसी चैप्टर से। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मूविंग अराउंड अ कंप्लीट सर्कल इज, ठीक है। सो यहाँ पर इन्होंने मूविंग अराउंड, मतलब यहाँ पर आपके पास जो सर्कल इन्होंने मेंशन किया है उसमें पूरे कंप्लीट सर्कल का चक्कर काटा गया है, ठीक है। तो इस वजह से अगर मिसाल के तौर पर ये इसका रेडियस है और यहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है और इन मुख्तलिफ पाथ्स पे होकर अप्रोच करता है और दोबारा से इस पॉइंट तक आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, 0। लेकिन जिस तरह मैं पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ कि अगर इसने हाफ की बात की यहाँ तक, तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितनी हो जाएगी, 2r, डायमीटर के बराबर। अगर इसने पॉइंट ए रेस किया क्वेश्चन में कि पॉइंट ए से लेकर यहाँ पर पॉइंट बी जो बिल्कुल 90 डिग्री पर इसके साथ पड़ा हुआ है, इस वक्त डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो आपको डिस्प्लेसमेंट मालूम करने के लिए यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करना पड़ेगा। ACB एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और उसमें ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको मालूम करनी है। ये भी r है, ये भी r है। सो r² प्लस r² बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा AB और इसका जो रिजल्ट आएगा 2r² AB और ये आ जाएगा 2√r। ये उस वक्त जब इस सिचुएशन में A से लेकर B तक होगी बात। लेकिन अगर A से लेकर B के बजाय यहाँ पर D तक बात हो तब भी सिचुएशन एग्जैक्टली यही रहेगी, ठीक है। जवाब आपके पास यही आएगा, मैग्नीट्यूड जो डिस्प्लेसमेंट का है। तो यहाँ पर आपको सारी सिचुएशन के बारे में पता होना चाहिए। जहाँ तक डिस्टेंस का ताल्लुक है, तो डिस्टेंस के लिए अगर आपको पॉइंट B दिया जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए डिस्टेंस आपका सिंपल पूरे कंप्लीट सर्कल का 2πr है। अब अगर वो क्वार्टर का पूछेंगे तो 2πr को आप डिवाइड कर देंगे 4 पे। सो 2 2 ज़ार 4, तो ये रिजल्ट आ जाएगा πr/2। तो अगर A से लेकर B तक की डिस्टेंस की वैल्यू मालूम करनी है, या मिसाल के तौर पर A से लेकर दोबारा दूसरे C तक मालूम करनी है, तो C में वो क्या हो जाएगा, πr हो जाएगा, ठीक है। ये 2 ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से अगर A से लेकर D तक की बात की जा रही है, सो उसमें ये बात आपके पास आ जाएगी कि 3πr/2 ये वैल्यू आपके पास होगी, बल्कि 3πr/4 क्योंकि बिल्कुल ये 2 नहीं होगा, दिस विल बी 4, ठीक है। क्योंकि यहाँ ज़ाहिर है ये भी आपके पास πr/2 है, ये भी πr/2 है, ठीक है। और ये भी πr/2 है। एक मिनट में मुझे इसको सारा सॉल्व करने दें। सो ये बिल्कुल 3πr/2 आपके पास जवाब आएगा, ठीक है। सो इस तरह से आप एक ही क्वेश्चन से अपने लिए मुख्तलिफ रास्ते खोल सकते हैं, और मेरी कोशिश यही है कि आपके सामने इस तरह की चीज़ रखी जाए ताकि उसमें आपको ओवरऑल एक क्लू मिल सके एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड मल्टीपल। जिसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा हमारे क्वेश्चन पे, लेकिन मेरी कोशिश यह है कि एक मरतबा एक क्वेश्चन से आप गो थ्रू हो जाएँ तो मेरे ख्याल में आपको किसी दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। ओके, आगे चलते हैं। इफ़ अ स्क्वैश बॉल comes back to its starting point after bouncing off the wall several times, then
इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट इट्स एवरेज वेलोसिटी इज नॉन जीरो। याद जहन में रखें, ठीक है। ये क्या करता है, अपने इनिशियल पॉइंट से जाता है ए से लेकर बी तक, फिर वापस आता है, लेकिन जितना भी जाता है फाइनली जब ये रिवर्स जर्नी करता है तो ये पर वापस आ जाता है। सो ऑब्वियसली इस सिचुएशन में इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो ऑटोमेटिकली नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो ये तो पहला पॉइंट तो ठीक हो गया। लेकिन एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट इज नॉन जीरो बट इट्स एवरेज वेलोसिटी इज जीरो, ये उन्होंने वही बात उल्टी कर दी है, ये भी नहीं हो सकती ये बात, ठीक है। थर्ड सिचुएशन, बोथ इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी इज नॉन जीरो, ये भी आपके पास दोनों पॉसिबल नहीं है। फाइनल जो ऑप्शन है वो है इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एंड आल्सो इट्स एवरेज वेलोसिटी। और जैसे मैंने यहां पर जिक्र किया कि ए से लेकर बी तक और फिर बी से लेकर ए तक चाहे ये जितने भी चक्कर काटे और दोबारा ए पर ही वापस आए, तो ऑटोमेटिकली इसकी वेलोसिटी और इसकी डिस्प्लेसमेंट एवरेज आपके पास जीरो ही आएगी। हाँ, जहां तक डिस्टेंस का ताल्लुक है या स्पीड का, वो वैल्यूज जीरो नहीं होंगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दैट इफ कंसिडर अ कार इज ट्रेवलिंग फ्रॉम फॉर 1 आवर, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिप्स हैव द सेम एवरेज वेलोसिटी। मतलब एक कार है जो कि 1 घंटे तक ट्रेवल कर रही है और विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिप्स हैव द सेम एवरेज वेलोसिटी। अगेन डाटा के मुताबिक फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। जाहिर है एक आपके पास पहले से मार्क हुआ है, लेकिन मैं उसकी हकीकत भी आपके सामने रखूंगा। तो यह बात जहन में रखें कि 1 घंटे तक मूव कर रहा है और किस ट्रिप में, कौन से ट्रिप्स में उसकी एवरेज वेलोसिटी सेम एवरेज वेलोसिटी है। तो आप देखें, ए है कार ट्रेवल्स 20 किलोमीटर ड्यू ईस्ट एंड कार ट्रेवल 70 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, ठीक है। सो 20 किलोमीटर ट्रेवल करती है और फिर उसके बाद 70 किलोमीटर। तो जाहिर है पहले ट्रिप में उसने 20 किलोमीटर किया है, दूसरे ट्रिप में उसने 70 किलोमीटर किया है, सो ऑब्वियसली सेम स्पीड नहीं हो सकती। और दोनों के केसेस में इन्होंने 1-1 घंटा गुजारा है। दूसरा है कार ट्रेवल्स 40 किलोमीटर ड्यू ईस्ट देन टर्न्स अराउंड and travels 20 kilometer due west and car travels 20 kilometer due east। गौर करें, यहां पर जो क्वेश्चन था वो स्पीड के बारे में नहीं था, वो वेलोसिटी के बारे में था। तो आप देखें, अगर एक कार ने 40 किलोमीटर ड्यू ईस्ट ट्रेवल किया है और फिर उसके बाद वापस आया है 20 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो पहले ईस्ट की तरफ गया 40 किलोमीटर और फिर वापस आया 20 किलोमीटर वेस्ट की तरफ। सो ऑब्वियसली इसकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हुई, 20 किलोमीटर। ये 1 घंटे में इसने किया। और दूसरा जो ट्रिप था वो क्या था, कार ट्रेवल 20 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, 20 में किलोमीटर। तो जाहिर है इन दोनों केसेस में इसकी एवरेज जो सेम एवरेज वेलोसिटी है पूरे घंटे की, वो क्या रहेगी, 1-1 घंटे में इसने 20 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। सी वाला भी देख लें, कार ट्रेवल 70 किलोमीटर ड्यू ईस्ट एंड कार ट्रेवल्स 40 किलोमीटर ड्यू ईस्ट देन टर्न्स अराउंड एंड ट्रेवल्स 20 किलोमीटर ड्यू वेस्ट। तो एक में तो इसने 70 किलोमीटर किया है, दूसरे में इसने 40 किलोमीटर किया है और फिर उसके बाद 20 किलोमीटर वापस भी आया है। तो ऑटोमेटिकली 40 और 20 का नेट रिजल्ट 20 किलोमीटर आता है, क्योंकि जाहिर है वो फॉरवर्ड है और फिर उसके बाद बैकवर्ड है हाफ उसका, और ये 70 किलोमीटर है, अगेन डिफरेंट हो गया। कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर ड्यू वेस्ट देन टर्न्स अराउंड एंड ट्रेवल्स 30 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। ये एक जर्नी हो गई जिसमें इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो गई, 0। फिर उसके बाद दूसरा जो ट्रिप है उसमें कार ट्रेवल्स 40 किलोमीटर ड्यू ईस्ट देन टर्न्स अराउंड एंड ट्रेवल्स 20 किलोमीटर ड्यू वेस्ट। तो ये फिर वही वाली बात हो गई कि इसने ईस्ट की तरफ 40 किलोमीटर किया है और वापस फिर इसने 20 किलोमीटर किया है वेस्ट की तरफ, अगेन इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट 20 किलोमीटर हो गई। तो इसकी स्पीड और इसकी वेलोसिटी में, दोनों वेलोसिटीज में फर्क होगा। सो दिस इज द ओनली ऑप्शन बी वाला जिसमें आपके पास दोनों जो वेलोसिटीज हैं दोनों ट्रिप्स की वो क्या रहती हैं, बराबर होती हैं। अगेन ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्राफ्ट किया हुआ क्वेश्चन था, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ था। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चंस विच वर क्राफ्टेड इन 2021। और जिस तरह अभी सिचुएशन आ रही है, उम्मीद है कि मतलब पीएमडीसी जो यूनिवर्सिटीज़ को टास्क देगी वो इसी तरह की क्वेश्चन देगी, और अगर दे भी दे तो अच्छी बात भी है, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं एक कंपटीशन करके आगे आएँ, बजाय इसके कि एवरेज स्टूडेंट्स भी जो है ना वो अच्छा परफॉर्म करें। सो मैं खुद समझता हूँ कि एक इतने अच्छे टेस्ट के बाद जब कोई स्टूडेंट खुद आता भी है तो उसको इनर भी एक सेटिस्फैक्शन फील होगी।
ओके सो हम 20 तक जाते हैं इस लेक्चर में, क्योंकि ज़ाहिर क्वेश्चन ज़्यादा हैं और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। क्विकली फाइनलाइज मैं करता हूँ ये बाकी 25 क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेस 20 मीटर्स इन 10 मीटर डिस्टेंस देन एक्सेलरेशन इज। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था और यहाँ पर वहाँ पर टाइम का ये वाला फार्मूला हमने यूज़ करना था, ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई बाई टी। और इस वक्त हमें जो इक्वेशन सामने है वो क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम करनी है। तो मशहूर ज़माना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास अवेलेबल है, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, सो वी एफ स्क्वायर आपके पास बराबर अच्छा जी 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ए की वैल्यू मालूम करनी है, ए को इधर छोड़ दें और इसको डिवाइड कर दें। 10 मीटर डिस्टेंस है तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इट विल बिकम 20। तो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 5। ठीक है, अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इन्होंने ये जो जवाब लिखा हुआ है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है, दोबारा इसको चेक करते हैं। यस हाँ बिल्कुल इन्होंने ठीक किया हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पर वैल्यू गलत लिखी थी। ये 20 का स्क्वायर जो है ये 100 नहीं बल्कि 400 आएगा। ठीक है, और 400 जब आएगा तो जाहिर है जब 20 से वो डिवाइड होगा तो जवाब आपके पास 20 आएगा। ठीक है, ये गलत देखा, देखें सब कुछ ठीक था, सिर्फ हमने वो वैल्यू पिक नहीं की सही तरह से, सो ऑब्वियसली वहाँ से हमें गलती हमारे सामने आ गई। सो करेक्ट ऑप्शन इज 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कंसिडर अ डिस्प्लेसमेंट इन अ टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स ग्रेडियंट, ठीक है, या स्लोप। ये बिल्कुल एक ही चीज़ है। और जब आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो डी बाई टी जो है वो आपको क्या देगी, वेलोसिटी देगी, पहली बात। अब इसमें अगर पॉजिटिव स्लोप है, मैं यहाँ पर आपके सामने ड्रॉ कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पर ये डी, ये टी एक्सिस है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इसी के मुकाबले में अगर मैं एक दूसरा ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करूँ आपके सामने, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, दिस इज टाइम एक्सिस, और इस पर ये सिचुएशन ऐसी आ रही हो, ग्राफ में ये ग्रेडियंट नेगेटिव हो, तो इसमें जो आपको, मैं थोड़ा सा इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ, ये तो इस केस में ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट ये वापस आ रहा है नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव स्लोप है या नेगेटिव ग्रेडियंट ये किस चीज़ को शो कर रहा है, वेलोसिटी इन द नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, वापस आ रही है एक बॉडी अपने जिस तरफ उसने डिस्प्लेसमेंट की थी वहां से वो वापस अप्रोच कर रही है। अगला क्वेश्चन, इफ अ कार इज ट्रेवलिंग ईस्टवर्ड एंड स्लोइंग डाउन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, ये बात जहन में रखें कि अगर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है तो उस वक्त ए और वी की दोनों की डायरेक्शन पैरेलल होगी। ठीक है, और अगर सॉरी एंटी पैरेलल, मैंने यहाँ पर सिचुएशन ऐसी होगी कि अगर ये ऐसे एंटी पैरेलल, और इसी सिचुएशन में अगर वी आई लेस देन वी एफ है, स्पीड में डिक्रीज आ रहा है इंक्रीज आ रहा है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में ए और वी मतलब ए एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, चेंज वेलोसिटी नहीं वेलोसिटी, दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। चाहे आप दोनों को डाउनवर्ड लेते हैं या अपवर्ड लेते हैं, लेकिन दोनों होंगे पैरेलल। तो अगर यहाँ पर बॉडी जो है वो ईस्टवर्ड मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है, स्लोइंग डाउन, सो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन उसके अपोजिट होगी। 19 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, दैट इज एन ऑब्जेक्ट मूव्स 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 20 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट इन 5 सेकंड, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो ठीक है, बार बार हम ये बात जिक्र कर रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी तो आपके पास होगी अच्छा 20 मीटर उसका ईस्ट है, तो मैं यहाँ पर ये ड्रॉ कर लूँ 20 मीटर, और 10 मीटर उसका वेस्ट है, तो जाहिर है इसने हाफ वापस कर दिया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, क्योंकि ये 10 मीटर इसने वापस आया है ये। सो 10 मीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो 10 मीटर बाई 5 ये हो जाएगी इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, और टोटल डिस्टेंस इसका कितना हो गया 20 मीटर और 10 मीटर 30 मीटर। सो 30 को आप 5 पे डिवाइड कर दें, 6 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, और फाइनल हमारे पास अभी क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 इस वीडियो का, क्योंकि जाहिर है इसको फिर अगर हम सेशन में कंटिन्यू करेंगे। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज जीरो। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री का नाम सुनकर आपको पता चल जाना चाहिए है कि किस चीज़ की बात हो रही है, मशहूर ज़माना प्रोजेक्टाइल मोशन की। ठीक है, सो प्रोजेक्टाइल मोशन में जाहिर है जो ये सिचुएशन होती है, तो यहाँ पर आपके पास स्टार्ट में जो वेलोसिटी है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल है,
लेकिन ग्रेजुअली इसका ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये रिड्यूस होता रहता है और हाईएस्ट पॉइंट पर इसका सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। वी वाई आपके पास क्या हो जाती है, जीरो। सो वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास जीरो होता है और बेसिकली इसके वर्टिकल कंपोनेंट के जीरो होने की वजह क्या है, बिकॉज इट इज अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी वैल्यू में रिडक्शन लेकर आती है। सो हम इधर स्टॉप करते हैं। ठीक है, अगला फिर हम वीडियो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। कोशिश कीजिएगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनको सही तरह से समझें। ये बिल्कुल आपकी एक तरह से पूरे कोर्स की एक रिवीजन हो जाएगी अगर ये एमसीक्यूज आपने देख लिए, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ना अटेम्प्ट करूं बल्कि उसके साथ जो साइड वेज इंफॉर्मेशन है टॉपिक के बारे में वो भी आपको बताता जाऊं। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आई हो, लेक्चर अच्छा लगा हो आपको, तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली सर्कल में जो भी आपके अप्रोच में हो उनके साथ शेयर भी करें। थैंक यू।